हाँ तो बच्चों, आज हम चलते हैं अपने भौतिक विज्ञान की अगली यूनिट की तरफ। एक यूनिट हमारी पूरी हो चुकी है और अगली जो यूनिट है वो करंट, इलेक्ट्रिसिटी और धारा विद्युत की है। ठीक है ना, दूसरी यूनिट है। दूसरी यूनिट में पहला चैप्टर और वो चैप्टर है विद्युत चालन। तो विद्युत चालन में हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में। ठीक है कि विद्युत धारा क्या होती है, इसका प्रवाह क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है। प्रवाह का मतलब होता है फ्लो, फ्लो का मतलब चलना, चलने का मतलब बहना। तो इसको आप समझ सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे दो चालक हैं, एक चालक ए है, ठीक है, ये चालक ए है, दूसरा है ये चालक बी है, चालक बी है। मैंने क्या किया, चालक ए को धन आवेश दिया, तो ये धनात्मक विभव पे हो गया, और चालक बी को ऋण आवेश दिया, ये ऋणात्मक विभव पे हो गया। अब जब तक ये चालक अपने आप में अलग था, ये अपने आप में अलग था, सेपरेट, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, इसका एक किसी तार से कनेक्शन बना दिया, कनेक्ट कर दिया। ये मतलब इन दोनों के बीच में ये तार जो है एक माध्यम हो गया, जिससे कि ये दोनों चालक क्या हैं, कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये जुड़ गए। तो हमने आपको बताया है कि जैसे ये जुड़ गए तो ये उच्च विभव पे है और ये निम्न विभव पे है। तो हमें पता है कि जो आवेश का प्रभाव होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है। तो उच्च विभव किसका है? उच्च विभव उसका होगा जिसका जिस पर क्या होगा, धन आवेश होगा, जिस पर की पॉजिटिव चार्ज होगा वो हाई पोटेंशियल पर होगा, उच्च विभव पर होगा। जिस पर ऋण आवेश होगा वो निम्न विभव पर होगा। तो आवेश का जो प्रभाव होगा वो ए से बी की तरफ होगा, ए से बी की तरफ होगा। मैं मानता हूं कि जैसे सपोज हमने मान लिया कि भाई ये इसका विभव कितना है, 10 वोल्ट, इस चालक ए का विभव कितना है, 10 वोल्ट, और चालक बी का विभव कितना है, 7 वोल्ट। तो अंतर आ गया ना, विभवांतर कितना हो गया, 10 वोल्ट माइनस 7 वोल्ट। जब तक विभवांतर नहीं होगा तब तक प्रवाह नहीं होगा। जैसे दो टंकियां हम पानी से भरते थे, एक टंकी में ज्यादा पानी है और दोनों को जोड़ दिया, तो जिस टंकी में पानी का लेवल ज्यादा होगा उससे पानी किस में जाएगा, जिसके पानी का स्तर कम होगा, ऊंचे स्तर से निम्न स्तर की तरफ। तो ऐसे ही यहाँ पर आवेश का प्रभाव होगा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। तो अब ये विभवांतर उत्पन्न हुआ कितना, 10 वोल्ट और 7 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 3 वोल्ट के कारण इसमें आवेश का प्रभाव होगा। और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि इस वाले का विभव भी 7 वोल्ट न हो जाए। जैसे ही दोनों का विभव 7-7 वोल्ट होगा तो धारा आवेश का प्रवाह होना बंद हो जाएगा। तो यही यही जो प्रवाह है, आवेश का प्रवाह, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब तक जो पिछला वाला चैप्टर था उसमें आवेश स्थिर रहता था, लेकिन यहाँ पर आवेश क्या करेगा, गति करेगा, आवेश फ्लो करेगा, आवेश फ्लो करेगा। यहाँ पर इस आवेश को हम क्या कहते हैं, अब धारा कहते हैं। कब कहते हैं, जब आवेश गति करता है, आवेश जब चलता है तब वो धारा कहलाती है। जब तक वो आवेश रुका हुआ था तो वो स्थिर आवेश था, लेकिन यहाँ पर वो गति करेगा। क्या है कि आप देखें यहाँ पर ऋण आवेश होने का मतलब, ऋण आवेश होने का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। इस पर धन आवेश आने का मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये अब क्योंकि यहाँ कनेक्ट हो गए हैं तो इलेक्ट्रॉन भी चलेंगे कहाँ से, अधिक से निम्न की तरफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ गति करने लग जाते हैं। और आवेश, क्योंकि यहाँ ज्यादा आवेश है, यहाँ पे धनात्मक आवेश है, और ठीक है ना, यहाँ पॉजिटिव चार्जेस हैं, और यहाँ क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। तो आवेश का मतलब ये धारा किधर आएगी, ये इस तरफ आएगी,
धारा आएगी धन से ऋण की तरफ, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन चलेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यही कॉन्सेप्ट हमने याद रखना है आपको कि हमेशा करंट जो फ्लो करेगी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन जो करेंगे वो नेगेटिव टू पॉजिटिव। मीन्स ये उच्च विभव से जो धारा जो आवेश प्रभाव होगा वो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, और इलेक्ट्रॉन का जो होगा वो निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ। तो इस तरह से इसमें क्या हो रहा है, धारा का प्रभाव हो रहा है ना। आप थोड़ा इसको और समझें, विद्युत धारा। तो मैंने जैसे ये देखिए, ये चालक क्या है, ये चालक ए है, ये चालक ए है, और इस चालक ए पर कितना आवेश है, इस पर धनावेश है, इसको हमने क्या दे रखा है, धनावेश दे रखा है। और ये चालक बी है, तो इस पर हमने क्या दे रखा है, ऋणावेश। ठीक है। अब आवेश, जैसे हमने इसको ये चालक तार से जोड़ दिया मैंने, ये क्या है, वायर है, ये वायर से क्या कर रखा है, जोड़ा है। जैसे इसको जोड़ा, ये आवेश किधर से किधर हो जाएगा, धन से ऋण की तरफ। ये आवेश चल रहा है धन से ऋण की तरफ, और इलेक्ट्रॉन किधर से किधर के चलेंगे, ऋण से धन की तरफ। ये आवेश, आवेश की दिशा है, और ये इलेक्ट्रॉन की दिशा है, ये अपोजिट होती है दोनों की। एक की दिशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, दूसरे की नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अब आवेश चल रहा है इधर को, और इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं इधर को, दोनों में प्रवाह शुरू हो गया है। विद्युत धारा अब क्या हो गया, ये आवेश प्रवाह की दर। कहने का मतलब जो हमारी धारा है उसको हम कहेंगे, आवेश प्रवाह की जो दर है उसको धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर कैसे, जैसे मैं देखो ये तार है, वायर है ना, तो इस वायर का अगर एक छोटा सा टुकड़ा अगर किसी माइक्रोस्कोप से अगर हम देखते हैं, तो ये तार असल में ये है, तार इतना है, ये पूरा वायर है। तार का एक एंड ऐसा है और दूसरा एंड ऐसा है। ये इसका क्या कहता है, अनुप्रस्थ परिच्छेद, ये अनुप्रस्थ परिच्छेद। ठीक है। वायर जो कि बिल्कुल ऐसा था, उसको जब सूक्ष्मदर्शी से देखा, और देखने पे वो बड़े में ऐसा दिखेगा, ये है वायर। तो ये वायर, ये इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है। ये जैसे जैसे ये ककड़ी का टुकड़ा है ना, ये ककड़ी का टुकड़ा है ये, तो इसके अगर छोटे छोटे टुकड़े कर दें, ये 1 2 3 4, इसे काट काट के छोटे, ये कहलाता है, ये हर टुकड़ा कहलाता है परिच्छेद, अनुप्रस्थ क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। ये टुकड़े कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि इस वायर में कैसे जा रहा है आवेश, इधर से ये जा रहा है ना, ये आवेश, ये आवेश जा रहा है, ये क्यू जा रहा है, क्यू जा रहा है। तो अब क्यू जा रहा है, और ये क्या है, ये चालक है, ये क्या है, चालक। अब ये चालक है, और ये इसका क्या है, अनुप्रस्थ परिच्छेद, ये इसका हो गया अनुप्रस्थ परिच्छेद। तो मैं अगर यहाँ पर आपको कहूं कि भाई पर सेकंड, एक सेकंड में, एक सेकंड यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो ये एक सेकंड, ये एक सेकंड में इस परिच्छेद, एक सेकंड में इस परिच्छेद से कितना आवेश गुजर रहा है, कितना आवेश इससे निकल रहा है। तो सपोज कितना निकल रहा है, 10 निकल रहे हैं, 10 कूलाम निकल रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 10 कूलाम पर सेकंड, एक सेकंड। तो इसका मतलब धारा कितनी हो गई, 10 एम्पियर। धारा कितनी हो गई, 10 एम्पियर। कहने का मतलब ये हो गया, क्योंकि ये सूत्र होता है ना, I बराबर Q अपॉन T, ये सूत्र बनेगा, ये आवेश प्रवाह की दर, आवेश Q और बटे T, अर्थात आवेश प्रवाह की जो दर है वो धारा कहलाएगी। तो कहने का मतलब ये इसीलिए कहा कि धारा सिंपल क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर, आवेश। तो कहने का मतलब ये है कि किसी चालक, ये चालक हो गया, जो चालक मतलब ये तार, जिस तार को मैंने ये देखा है, तो किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद, किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से एक सेकंड में, एक सेकंड में जितना आवेश प्रभावित होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं चालक की धारा, उसे कहते हैं धारा। सिंपल बात हो गई कि I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो ये मैंने आपको जो पहला वाला डायग्राम है उसके आधार पे भी समझा दिया,
ये जो था इसके आधार पर आपको बताया गया कि कैसे है भाई। और जो फिर दूसरा वाला हमारा जो डायग्राम है, इससे हमारी विद्युत धारा का यहाँ से आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। आप समझ रहे हैं ना, ये आवेश इधर इलेक्ट्रॉन। तो आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसे हम क्या कहते हैं, ये अलग अलग करके मैंने इसमें आपको बता रखा है कि क्या चीज क्या है। अब विद्युत धारा की जो परिभाषा है वो सिंपल ऐसे बन जाती है कि चालक के किसी परिच्छेद से 1 सेकंड में जितना आवेश प्रभावित होता है, जो आपको अभी समझाया बोला मैंने, उसे क्या कहते हैं, उस चालक से बहने वाली धारा कहते हैं। 1 सेकंड में परिच्छेद से कितना आवेश प्रभावित होता है उसे विद्युत धारिता धारा कहते हैं। या चालक के किसी परिच्छेद से टी समय में क्यू आवेश, टी समय में कितना आवेश प्रभावित होता है, क्यू, तो धारा कितनी हो जाएगी, धारा आई बराबर, धारा को हम आई से व्यक्त करते हैं और धारा बराबर होगा आवेश बटे समय। तो आवेश को क्यू से लिखते हैं, समय को टी। तो इसका मतलब हो गया विद्युत धारा बराबर, विद्युत धारा आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब इसका अगर मात्रक मैं निकालता हूं कि धारा का मात्रक क्या है, तो धारा का जो एसआई मात्रक है उसमें एम के सिस्टम में, तो एम के सिस्टम में, क्योंकि ये बनेगा कूलाम पर सेकंड, क्यू का मात्रक कूलाम, टी का मात्रक सेकंड, कूलाम पर सेकंड को एम्पियर कहते हैं। धारा का मात्रक कितना हो जाएगा, एम्पियर। मतलब 1 एम्पियर को अगर मैं यहाँ पर देखूं कि 1 एम्पियर की वैल्यू कितनी होगी, 1 एम्पियर इज इक्वल टू, अगर क्यू इज इक्वल टू 1 कूलाम ले और टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड ले, तो 1 कूलाम पर 1 सेकंड, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की आप डेफिनेशन बना सकते हैं कि यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड के लिए प्रभावित किया जाता है तो चालक में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होगा। अब ये जो धारा होती है ना, ये एक अदिश राशि है, धारा अदिश राशि है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि जब इसमें हम क्या दिखा रहे हैं, ये दिशा दिखा रहे हैं, जब हम इसमें हम दिशा दिखा रहे हैं, देख रहे हैं ना, दिशा दिखा रहे हैं ना, ये तो दिशा डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये अदिश राशि क्यों है भाई, इसको हम यहाँ पर देखेंगे, इसको समझेंगे कि जब किसी चीज पर एरोक्शन, ये एरो से मार्क हो रहा है तो ये अदिश क्यों है, इसको तो सदिश होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये एक क्या है, ये एक आपकी अदिश राशि है, ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि देखो अगर सपोज इधर से 4 एम्पियर की धारा आ रही है और इधर से 3 एम्पियर की धारा आ रही है, तो यहाँ पर अगर ये सदिश है तो सदिश के हिसाब से, क्योंकि 4 की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ये प्लस में आ गया, और ये 3 की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो ये 3 क्योंकि इसके अपोजिट है तो इसके अपोजिट करने के लिए माइनस में करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, 4 - 3, ये तो 1 आएगा। जबकि इधर कितनी करंट आ रही है, इधर 7 एम्पियर की करंट आ रही है, तो ये 7 एम्पियर की आ रही है, ठीक है, अर्थात 4 एम्पियर यहाँ से आ रही है, 3 यहाँ पर है, तो टोटल कितनी आ रही है, 7 एम्पियर। तो ये जो 7 एम्पियर ये कहलाता है इसका, ये कहलाता है इसका एल्जेब्रिक सम, इसका ये बीजगणितीय योग हो रहा है। और ये किस में होता है, ये अदिश में होता है। अगर ये सदिश होता तो सदिश के हिसाब से 4 - 3 यहाँ 1 एम्पियर की करंट होगी। तो कहने का मतलब कि इस पर एरो मार्क तो है, क्योंकि हमारे पास सदिश राशि होती है कि जिसमें परिमाण भी हो और उसके साथ उसकी डायरेक्शन भी है। तो ठीक है, हम मान लें कि इसमें डायरेक्शन है, लेकिन ये डायरेक्शन के हिसाब से जो वेक्टर रूल है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे कि फिर ये अदिश, सॉरी ये सदिश राशि नहीं है, ये एक अदिश राशि है। तो यहाँ पर आपने जान लिया है। और इसका जो डायमेंशनल धारा की जो विमा होती है वो ए होती है, कैपिटल ए, ये जो कैपिटल ए है ये इसकी डायमेंशन भी है करंट की, ठीक है, करंट की जो डायमेंशन है वो ए है। यहाँ पर आपने देख लिया कि भाई धारा का प्रवाह क्या होता है, धारा का प्रवाह मैंने आपको समझाया, इस चित्र की सहायता से मैंने आपको बताया कि धारा किस तरह से प्रभावित होती है। और फिर दूसरे वाले में हमने धारा के प्रभाव को अच्छी तरह से पहले यहाँ पे ये देखा, और फिर इस तार को मैंने बड़े रूप में इस तरह से समझ के आपको ये समझाया कि कैसे कैसे I बराबर Q अपॉन T बन रहा है।
ये इस दोनों चित्र से आपको ये क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये विद्युत धारा की परिभाषा बन गई, इसका ये सूत्र बन गया, इसका ये मात्रक बन गया है, और ये भी क्लियर हो गया कि ये एक अदिश राशि क्यों की जाती है, और इसका इसका इसकी डायमेंशन भी हो गई। तो ये क्लियर हो गया आपको। और अब नेक्स्ट है इसमें धारा घनत्व। अगला क्या है, धारा घनत्व। ठीक है, अब ये करंट डेंसिटी क्या होती है। करंट डेंसिटी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वही ये चालक तार है, ये क्या है, एक चालक तार है। मतलब इस तार को, ये तार तो छोटा है लेकिन जब इसको बड़े रूप में देखते हैं तो ये एक्चुअल में ऐसा होता है, जिसके कि दोनों एंड पे इसके क्या है, अनुप्रस्थ परिच्छेद। बताया था ककड़ी वाला, जब मैंने बताया था कि भाई उसको छोटे छोटे पीस करके काटेंगे तो इस तरह से ये दिखते हैं। ठीक है, ये इसमें क्या जा रहा है, ये इसमें आवेश जा रहा है अर्थात धारा जा रही है, आवेश प्रवाह भी इसमें धारा अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, अब कहने का मतलब कि जो धारा घनत्व होता है, करंट डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है। मैं यहाँ पे देखो, यदि किसी चालक में धारा उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद पर समान रूप से वितरित है, अनुप्रस्थ परिच्छेद पर समान रूप से वितरित है, मतलब ये जितने ये छोटे छोटे मैंने कर दिया, तो हर अनुप्रस्थ परिच्छेद पे ये समान रूप से वितरित है, तो चालक के एकांक परिच्छेद से होकर प्रभावित धारा को परिच्छेद के उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे द्वारा व्यक्त करते हैं। और अगर इसमें धारा आई हो रही है और क्षेत्रफल ए है तो ये कितना जाएगा, जे बराबर आई अपॉन ए। धारा इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद से होके जो गुजरने वाली धारा है वो उसका धारा घनत्व कहलाएगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ क्योंकि आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी, और ये ए है तो ये फिर क्यू इधर आ गया, ये नीचे आ गया, क्यू अपॉन ए इंटू टी। क्या आ गया, क्यू अपॉन ए इंटू टी। तो कहने का मतलब ये है कि यदि किसी चालक में धारा आई है तो ये तो प्रभावित होती है, तो परिच्छेद की किसी धारा घनत्व जे बराबर कितना देगा, आई अपॉन ए। और ये इसका सूत्र इस तरह से बन जाता है। कहने का मतलब धारा घनत्व है कि इकाई क्षेत्रफल में जो गुजरने वाली धारा है उसे हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व है। इसको जे से व्यक्त करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है एम्पियर पर, क्योंकि बटे में है एम्पियर पर, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर होता है, तो एम्पियर पर मतलब क्षेत्रफल का मात्रक क्या, मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, इसका एसआई क्या है, मात्रक है। ठीक है, तो ये आपका धारा घनत्व भी इसमें क्लियर हो गया कि भाई धारा घनत्व क्या होता है। ठीक है, कहने का मतलब कि ये 4 एम्पियर की धारा इस अनुप्रस्थ परिच्छेद से होके गुजर रही है, सबसे समान निकल रही है। तो घनत्व का मतलब है कि इसके एकांक क्षेत्रफल से होकर कितनी धारा निकल रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। अगला जो इसमें टॉपिक है वो है अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग। अनुगमन ड्रिफ्ट का मतलब होता है, ये ड्रिफ्ट का मतलब से निकलना, से निकलना ड्रिफ्ट। तो यही ये जैसे कि ये चालक तार है, ठीक है, ये चालक तार है, ये इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद हो गया, ये इसका क्या हो गया, अनुप्रस्थ परिच्छेद दोनों एंड पे। और ये इसमें जो इसमें ये आप देख रहे हैं कि इसके जो ये हैं, जो ये इस चालक तार में जो इसके परमाणु हैं जिनसे मिलकर बना हुआ है, इस पर हम क्या करते हैं, क्योंकि परमाणु है तो परमाणु अपने आप में जब तक इस पर कोई नहीं, तो इसका नेट वेग कितना है, जीरो। नेट वेग जीरो अर्थात कहने का मतलब ये इस पर धनावेश है और उसके साथ उसका ऋण आवेश भी होगा। ये धन आवेश, ये धनावेश, ये इसका ये इलेक्ट्रॉन हो गया।
है ना। ये तो इसका नाभिक न्यूक्लियस हो गया, ये इसका इलेक्ट्रॉन, हर उसके साथ, हर परमाणु के साथ एक फ्री इलेक्ट्रॉन भी होगा। ये इसका, ये एटम और इसका ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये एटम, ये इसका फ्री इलेक्ट्रॉन, हर किसी के साथ। जितने मतलब जितने इस चालक में परमाणु हैं, सबके ये देख लें। लेकिन ये परमाणु तो क्योंकि ये तो स्थिर है ना, प्रोटॉन तो क्योंकि हैवी मास वाला पार्टिकल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्योंकि काफी लाइट मास वाला होता है। ये इलेक्ट्रॉन, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन, ये इधर उधर क्या करते रहते हैं, ये गति करते रहते हैं। और ये अंदर लगभग ये कितनी गति, इतने उससे जो है ये इसमें क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। तो लेकिन जो इसका औसत वेग है वो कितना होगा, 0, क्योंकि ये बाहर नहीं निकल रहे हैं, ये अंदर ही अंदर गति कर रहे हैं। तो नेट वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वितरित, वो कितने होते हैं, 1 मीटर घन क्यूब में 10⁻29 इलेक्ट्रॉन, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है इस वॉल्यूम के अंदर। वॉल्यूम का मतलब जो इसका क्षेत्रफल a और इसकी लेंथ l, a इंटू एल इसका वॉल्यूम कहलाएगा। तो अगर मैं कहूँगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इज इक्वल टू कितना होगा, n इज इक्वल टू n इंटू ए एल, ठीक है, n स्मॉल n, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर यूनिट वॉल्यूम में जो है। तो अब ये तो बात ऐसे बनेगी कि भाई ये तो ऐसे ही चक्कर लगाते रहते हैं। अब इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस पर एक विभवांतर अप्लाई कर देते हैं। कहाँ से, यहाँ से इसको बैटरी से जोड़ देते हैं, बाहर से इसको एक बैटरी से जोड़ दिया। तो इधर धन सिरा इससे जुड़ा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, और ये इसका ऋण सिरा, इधर ये ऋणात्मक हो गया। अब जैसे ही इसके बीच में विभवांतर अप्लाई किया, तो उससे क्या हो जाता है, उससे ये इलेक्ट्रॉन को एक मीन वेलोसिटी मिलती है, और जो मीन वेलोसिटी होती है 10⁵ पर सेकेंड। और इस मीन वेलोसिटी को ही हम कहते हैं अनुगमन वेग। इस मीन वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं, ठीक है। जो उसकी फिर ये इलेक्ट्रॉन होते 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 और एक नेट जब उसकी वेलोसिटी मिल जाती है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से इसमें गति करने लग जाता है। ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये किसी भी चालक के सिरों पर विभवांतर, जब तक विभवांतर नहीं लगेगा तब तक वो अपने आप ही में अंदर ही अंदर हो रहा है। लेकिन जैसे ही उसमें विभवांतर लगाते हैं, तो उसके अंदर चालक के ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलते हैं ऋण से धन की ओर, ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर इलेक्ट्रॉन के माध्य वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको कितनी चीजें बताई, यहाँ पर मैंने आपको बताई, एक तो ये बताई कि हम पहले धारा के प्रभाव को समझा, हमने विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा के प्रभाव को कैसे समझा जाता है। उसके बाद मैंने आपको धारा घनत्व के बारे में बताया। फिर मैंने उसके बाद आपको क्या बताया, अनुगमन वेग के बारे में आपको बताया है। तो ये आज डेफिनेशन इनको लिख लेंगे, और फिर कल हम अपने क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको करेंगे। तो आज आप इसको